हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु में ये छठा वीडियो है मेरा। इसके पहले हम 5 वीडियो आप लोग को पढ़ा करके डाल दिए हैं। 5वां वीडियो में हमने धातु कर्म शुरू किया था। हमने उसी समय बताया था कि हम धातु कर्म का 2 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट आप लोग को दे दिए हैं, ये दूसरा पार्ट है। तो जितना उसमें हम पढ़ाए हैं उसके आगे आज इसमें हम आज पढ़ाएंगे आप लोग को। तो पहले धातु कर्म के पहले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, अयस्कों से हम धातु की प्राप्ति कैसे करेंगे। अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती है उसे गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यानी कि धातु कर्म प्राप्त करने में हमें 3 चरण होते हैं। पहला हमारा चरण होता है अयस्कों का सांद्रण, दूसरा हमारा धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा हमारा धातुओं का परिष्करण। धातुओं के परिष्करण के बाद हमें शुद्ध धातु यानी कि 99.99% हमें शुद्ध धातु मिल जाता है। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को ये एक पहला जो चरण है यानी कि धातुओं का जो सांद्रीकरण है हमने वो बता दिया था, उसकी विधि भी बता दिया था कि किन किन विधियों से धातुओं का सांद्रीकरण होता है। और दूसरा भी हमने शुरू किया था, दूसरा चरण उसका क्या था, धातुओं का निष्कर्षण। उसमें हम ये सारी चीजें, ये पार्ट जो है पहले वीडियो में ही हम बता दिए हैं कि 3 कैटेगरी के धातुएं होती हैं। पहला क्रियाशीलता के आधार पे अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील, जिसमें हम कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। और हम बोले थे कि मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण अगले वीडियो में बताएंगे, यानी कि आज हम शुरू करेंगे आप लोग को मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होगा। तो देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं, मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो मध्यम क्रियाशील धातु में कैसे धातु आएंगे, जैसे आयरन हो गया, जेडिन हो गया, पीबी हो गया। अब ये धातु जो होते हैं, ये धातु प्रायः क्या होते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो ये जो धातु होते हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं, इनके जो अयस्क होते हैं वो सल्फाइड या कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड मतलब उसमें अयस्क में सल्फर रहेगा या कार्बोनेट रहेगा। तो ऐसे सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को, ऐसे अयस्कों से धातु प्राप्त करना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे अयस्कों को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कि जो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क है, इससे अगर हम सीधे धातु प्राप्त करना चाहेंगे तो थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हम इसको आसान बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, ऐसे अयस्क को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर इससे धातु को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम सल्फाइड अयस्क को किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में। तो पहले सल्फाइड का देख लेते हैं। तो सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फाइड अयस्क है मतलब एक इसमें सल्फर होगा, जैसे ZnS, जिंक सल्फाइड। एक चीज और बता देते हैं इसको कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रोसेस को यानी कि इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भर्जन। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं, ये सल्फाइड अयस्क है ZnS, जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड कहते हैं इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं अधिक ताप पे, तो ये ऑक्साइड में बदलता है। देखिए जिंक ऑक्साइड में बदल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। उसी तरह से है लेड, इसमें 3 धातु का हम देख रहे हैं ना, आयरन, जेडिन और पीबी, लेड। और लेड सल्फाइड हो गया, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड, यानी कि पहले हम सल्फाइड अयस्क को किस में बदले हैं, ये हमारा सल्फाइड अयस्क है, इसको हम बदलनी है ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में बदलने से हमें धातु की प्राप्ति करने में आसानी हो जाती है, इसलिए पहले हम इसको ऑक्साइड में बदल लेते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड को हम ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं ये दिखा दिए। अब हम कार्बोनेट को देख लेते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। तो अब बच्चों यहाँ देखिए, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसे कहेंगे भर्जन, और जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो उसे कहेंगे हम निस्तापन। ये दोनों में अंतर है।
यही भर्जन और निस्तापन। सल्फाइड एस के लिए क्या होगा, भर्जन, और कार्बोनेट एस के लिए निस्तापन। अब कार्बोनेट एस को देखिए, ये हो गया ZnCO3, यानी कि इसमें कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट एस हो गया। इसको सीमित वायु यानी कि लिमिट मात्रा में वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसे ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है। गर्म करने पे क्या होता है, ये ऑक्साइड में बदल गया, ZnO + CO2। यहाँ ये थोड़ा सा कट गया, यहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बदल, इसको गर्म करने पर ये बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा कार्बोनेट एस था वो किस में आ गया, वो ऑक्साइड में बदल गया। हम शुरू में ही बताए थे कि मध्यम क्रियाशील धातुओं को सबसे पहले हम इसके एस को किस में बदलेंगे, तो ऑक्साइड में बदल लेंगे। ऑक्साइड में पहले हम परिवर्तित कर लें, तो ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिए। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। एक चीज और हमेशा आप लोग याद रखिए कि ये पूछता है भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है। तो भर्जन निस्तापन में आप अंतर तैयार कर लेंगे। भर्जन किसे कहते हैं, तो भर्जन इसमें ये वायु की उपस्थिति में होती है अधिक मात्रा में, अधिक ताप की, और इसमें सीमित वायु की आवश्यकता होती है, किसमें, निस्तापन में। एक और अंतर, यह भर्जन जो होता है सल्फाइड एस के लिए होता है और निस्तापन होता है कार्बोनेट एस के लिए प्रयुक्त होता है। इस चीज को याद रखेंगे आप। तो अभी हमारा ये मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इसको ऑक्साइड में परिवर्तित किए हैं। अब आगे देखते हैं, धातु तो अभी हमें मिला नहीं है। अभी धातुओं के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, पहले हम ऑक्साइड में बदल लिए, अब इसको धातु अब हमें प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा, तो कार्बन द्वारा अवकरण की रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो धातु के ऑक्साइड हैं, अभी हमें जो मिले हैं धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, कार्बन के साथ गर्म करते हैं। यानी कि कार्बन क्या होता है, अपचायक के साथ मिला करके गर्म करने पर धातु में प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए ZnO हमें आगे पहले हम दिखाए हैं, ZnO हमें प्राप्त हो गया है जिंक ऑक्साइड। अब इसको कार्बन के साथ गर्म कर दिए तो क्या हो गया, ये हमारा Zn धातु मिल गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ PbO यानी कि लेड ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ गर्म कर दिए तो क्या मिल गया, लेड। यानी कि यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन द्वारा अपचयन की क्रिया हो रही है, कार्बन के द्वारा अपचयन की क्रिया हो रही है, अवकरण की क्रिया हो रही है। किसका हो रहा है, तो ZnO का, इसमें PbO का। और क्या मिल गया, हमें धातु मिल गया, यहाँ Zn मिल गया और यहाँ Pb मिल गया। तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखिए कि मध्यम श्रेणी के जो क्रियाशील धातु होते हैं उसमें पहले उनके हम एस को क्या किए थे, पहले हम उनके एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किए थे, ये ऑक्साइड में परिवर्तित किए थे। उसके बाद जब धातु का ऑक्साइड मिल गया तब उसको कार्बन द्वारा अपचयन की क्रिया से कराएं तो फिर हमें क्या मिल गया, ये धातु की प्राप्ति हो गई। कार्बन के साथ गर्म करने पे फिर ये हमें धातु प्राप्त हो गया। तो ये हमारा था अभी मध्यम क्रियाशील धातुओं का प्राप्ति निष्कर्षण। अब हमारा क्या होगा, तीसरा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण हो गया। दो हम पढ़ लिए, कम का और मध्यम का, हम तीसरा पढ़ेंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अब सबसे अधिक क्रियाशील में कौन कौन सा आता है आपको हम पहले भी दिखा दिए हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं। इनका कैसे निष्कर्षण होगा, तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे करते हैं इसको, विद्युत अपघटन के द्वारा। यानी कि जो ये धातु हैं इन धातुओं का निष्कर्षण गलित क्लोराइड यानी कि द्रवित हो या गलित क्लोराइडों का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त होता है धातु। यानी कि ये हम पहले ले लेते हैं सोडियम का, हमारा द्रवित सोडियम क्लोराइड है, इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें सोडियम धातु की प्राप्ति होगी। यानी कि इस प्रक्रिया में कैथोड पर धातुएं मुक्त होती हैं। यानी कि कैथोड यानी कि ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड पर होता है धातुएं मुक्त होती हैं, और एनोड पे होता है क्लोरीन मुक्त होता है। आपको ये दिखा देते हैं, ये हमारा द्रवित सोडियम क्लोराइड हो गया जिसमें विद्युत अपघटन करके हम सोडियम धातु की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो सोडियम होता है वो कैथोड पे होता है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कैथोड पे प्राप्त होगा और क्लोरीन एनोड पे हमें प्राप्त होगा। उसी तरह से दूसरा हम देख लेते हैं,
द्रवित मैग्नीशियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन कराने से मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ भी मैग्नीशियम क्या होगा, कैथोड पे होगा और एनोड पे क्लोरीन प्राप्त होगी। कहने का मतलब कि जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण होता है वो हम विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा कराते हैं, और इनके जो क्लोराइड होते हैं द्रवित होते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में, द्रवित अवस्था में होते हैं या गलित अवस्था में, उसमें हम विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमारा सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं का भी निष्कर्षण हो गया। अब हमारा दूसरा चरण यहाँ फिनिश हो गया, यानी कि पहला हमारा था अयस्कों का सांद्रीकरण, दूसरा था धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं के निष्कर्षण में तीनों कैटेगरी के धातुओं का निष्कर्षण खत्म हो गया। अब हमारा बचा तीसरा चरण, धातुओं का परिष्करण। धातुओं के परिष्करण से मतलब है कि अब यहाँ शुद्ध धातुएं मिल जाएगा, धातुओं का शुद्धिकरण। जो इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां भी धातुओं में बची हुई थी निष्कर्षण के बाद, यहाँ पे अब शुद्धिकरण उसका हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो धातुओं के अपद्रव्य मतलब अशुद्धियां को हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ये क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि क्या है, तो इस विधि द्वारा तांबा, टिन, सीसा, सोना, जिंक, क्रोमियम, निकेल आदि धातुओं का परिष्करण या शुद्धिकरण किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में विद्युत अपघटनी सेल में, ये हमारा है फिगर किसका, धातुओं के शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटन सेल का। तो इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु का एनोड, ये एनोड है, किसका बना होता है, अशुद्ध धातु का, और ये शुद्ध धातु का कैथोड बना होता है, बनाया जाता है। अब धातु के जो लवण होते हैं, कोई भी धातु का, हम लवण के विलयन में को विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल में तांबा का आगे दिखाएंगे कि तांबा का लेंगे तो धातु के लवण को विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में ले लेते हैं। यहाँ धातु के लवण का ये जलीय घोल हो गया। क्या हो गया, कोई भी धातु के लवण का ये जलीय घोल। जैसे मान लीजिए तांबा लेते हैं तो तांबा का लवण ये कॉपर सल्फेट CuSO4 का ये जलीय विलयन हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अब ये हम इसी तरह से उपकरण सजा लेते हैं, और इसके बाद इसमें ये जो जलीय विलयन है इसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य से होकर, अब इस जलीय विलयन में हम विद्युत अपघट्य जो है ये जलीय विलयन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो एनोड से अशुद्ध धातु, ये जो है एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। जो घुलनशील, जो विलय अशुद्ध धातुएं होती है वो विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु घुलती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर इस पे निक्षेपित हो जाती है, और विलय अशुद्धियां विलयन में चली गई। जो घुलने लायक अशुद्धियां तो कहाँ चली गई, इस विलयन में चली गई। और अविलय अशुद्धियां यानी कि जो अशुद्धियां घुली नहीं है वो कहाँ हो जाएगी, एनोड के नीचे यहाँ अशुद्धियां जमा हो जाती है, इसके तली में जमा हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एनोड पंक या एनोड मड। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोड। अशुद्धियां कहाँ जमा हो गई, एनोड के नीचे, तो इसे हम कहते हैं एनोड पंप। और शुद्ध धातु कहाँ जमा हो गया, कैथोड पे। तो आप समझ गए कि हम इसमें क्या किए हैं। एक अब हम आपको तांबा का दिखा देते हैं। तांबा धातुओं का परिष्करण कैसे शुद्धिकरण करेंगे। मान लीजिए CuSO4 का जलीय विलयन लिया जाता है, उसमें क्या होता है कि Cu धातु कैथोड पे और अशुद्ध धातु एनोड पे रहेगा, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। इसका फिगर हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये तांबे का विद्युत शोधन है। अशुद्ध धातु का ये एनोड बन गया और शुद्ध धातु का ये कैथोड बन गया। और किसका ये जलीय विलयन है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट का है। अब जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, एनोड जो घुलने लायक अशुद्धियां होंगी वो घुल जाएंगी, और जो अशुद्धियां नहीं घुलेगी वो यहाँ एनोड के नीचे जमा हो जाएंगी, उसे कहते हैं एनोड मड। और शुद्ध धातु में कहाँ प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु यहाँ पे कैथोड पे आ जाएगा। यानी कि इस विधि द्वारा हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी, यानी कि कॉपर शुद्ध मिल जाएगा। 99.99% शुद्ध धातु इस विधि के द्वारा मिल जाता है। तो ये हमारा परिष्करण हुआ, धातुओं का परिष्करण खत्म हो गया। यानी कि अब हमारा धातु हमें अयस्क से हमें धातु मिल गया, शुद्ध धातु हमें प्राप्ति हो गई। यहाँ पूरी तरह से ये धातु शुद्ध हो गया। अब किसके द्वारा, धातुओं का परिष्करण के द्वारा।
3 चरणों में हमारा हुआ धातु कर्म। पहला हमारा अयस्क से हम क्या किए, धातुओं का सांद्रीकरण किए, फिर धातुओं का निष्कर्षण किया और फिर लास्ट में हम धातुओं का परिष्करण किए। उसके बाद परिष्करण के बाद हमें शुद्ध धातु मिल गया। शुद्ध धातु मिल गया हमें अब, यानी कि हमारा धातु कर्म अब यहाँ खत्म हो गया। ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा धातु कर्म 2 वीडियो में हमने इसको खत्म कर दिया। अब हम बच्चों एक और हमारा वीडियो बनेगा जिसमें हम संक्षारण और मिश्र धातु के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना नोट्स भी तैयार कर लेंगे साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।